चाहे चालक जो है सो खोखला हो, आवेश सतह पर ही रहेगा। और कुचालक पदार्थ में अगर खोखला है तो आवेश कहाँ रहेगा? सतह पर। मतलब इस तीनों केस में, चालक के लिए चाहे ठोस चालक हो चाहे खोखला चालक हो, आवेश कहाँ? सतह पर। कुचालक के लिए अगर खोखला चालक है तो आवेश कहाँ रहेगा? सतह पर। तो इस तीनों का काम जो है सो एक ही जैसे होता है। किसका? तो देखिए, खोखले चालक, ऐसे लिखिएगा, खोखले चालक बेलन या फिर ठोस चालक बेलन या फिर ठोस चालक बेलन या या फिर खोखले कुचालक बेलन। खोखले कुचालक बेलनाकार आवेशित खोखले कुचालक बेलनाकार आवेशित अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के बेलन के कारण, अनंत लंबाई के बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीनों ही चीजों में जो है तो एक ही चीज आ रही है। क्या चीज? कि भाई साहब हर एक ठोस में, इसमें जो तीनों मेंशन किया गया है, चाहे खोखला चालक बेलन हो, चाहे ठोस चालक बेलन हो, या फिर खोखले कुचालक बेलन हो, इस तीनों में जो आवेश होगा वो कहाँ होगा? सतह पर होगा, है ना। तीनों बेलन किसी भी प्रकार का कहे, चाहे ठोस चालक, चाहे खोखला चालक कहे या खोखले कुचालक कहे, तीनों में ही आवेश सतह पर होगा। और इसका लंबाई क्या कह रहा है? कि ये अनंत लंबाई का है। इसके बारे में क्या कह रहा है? कि ये अनंत लंबाई का आपका चालक बेलन है। तो अनंत लंबाई का बेलन तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ प्रयास करते हैं कि एक बेलन बनाएं जिसका लंबाई अनंत दिखे। इसके बारे में मान लेना है कि ये अनंत तक है, और इसके बारे में भी आप मान लीजिए कि इधर भी ये कहाँ तक है? अनंत तक है। ये आवेशित है, ठीक ना। तो आवेशित है तो इस पर चार्ज कहाँ पर रहेगा भाई? सतह पर के अंदर में भी। केवल इसमें जो आवेश रहेगा वो कहाँ पर रहेगा? सतह पर रहेगा। अंदर कोई आवेश नहीं रहेगा, इसके अंदर में कोई आवेश नहीं रहेगा। अब देखिए, जब इसके सतह पर है तो आपको कहेगा क्या? कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालिए, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके कारण कितनी होगी, ठीक ना। तो देखो, इसमें तीन रीजन है। एक, बेलन के अंदर कितनी होगी, दूसरा बेलन के सतह पर कितना होगा, और सतह से बाहर कितना होगा। इस तीन को केस लेकर के हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, इस तीन केस में जो पहला केस हम लोग लेंगे, पहला केस लेंगे, केस वन, उसमें क्या कहेंगे? कि सतह के अंदर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। कहाँ बात करेंगे? सतह के अंदर। तो जब सतह के अंदर बात करेंगे, अच्छा, इस बेलन के बारे में कुछ दिया हुआ रहेगा, लंबाई तो अनंत दिया हुआ है। इसका त्रिज्या मान लीजिए कि इसका त्रिज्या दिया हुआ है कितना? कैपिटल आर। इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? कैपिटल आर। तो जब भी सतह के अंदर लोगे, तो सतह के अंदर जैसे ही बात करोगे, तो देखो सतह के अंदर इस बेलन का एक अक्ष हम लोग बना लेते हैं। एक्सिस क्या होता है भाई? सेंटर से पास करे और ठीक बीच से होकर के गुजर जाए, यही क्या हो जाएगा? इसका एक्सिस हो जाएगा। अब कहेगा क्या? कि इस बेलन के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर, इस बेलन के अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी, और इस पी पॉइंट पर आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस पी पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सबसे पहला काम तुमको गॉस थ्योरम से निकालना है, तो गॉसियन सतह का चुनाव करना पड़ेगा। अब देखो, गॉसियन सतह के बारे में क्या सुने हुए हैं? कि सतह के अंदर जैसे ही बात करेंगे तो यह ध्यान दीजिएगा कि जो स्मॉल आर होगा वो लेस देन कैपिटल आर होगा, बड़े वाले आर से छोटा। जैसे ही सतह के अंदर आ जाएंगे तो अब देखो भाई, कि सतह के अंदर निकालना है हमको, गॉसियन सतह का चुनाव करना है। तो गॉसियन सतह का जो चुनाव करना है, इसके बारे में वही 4 पॉइंट याद करना है। कि एक इमेजिनरी सरफेस है जो चारों तरफ से क्या होगा? बंद होगा। चारों तरफ से बंद होगा, आवेश के अबाउट क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए।
और उस पॉइंट से निश्चित रूप से पास करना चाहिए जिस पॉइंट पर हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इतनी ही बातें थी। देखो उतना बात को अगर कहें तो बेलन के सिमेट्रिक एक बेलन ही होगा, चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे। तो बेलन के सिमेट्रिक जब एक बेलन ही होगा भाई, तो एक गसियन सतह का चुनाव कर रहे हैं, और ये गसियन सतह जो होगा आपका, ये गसियन सतह जो होगा, ये देखिएगा कि कुछ हम ऐसा एक बेलन बना रहे हैं जो बेलन इस बेलन के सिमेट्रिक भी है, क्लोज भी है चारों तरफ से, और उस पॉइंट से भी गुजर रहा है जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आपको ये बात पता है कि अगर ये दूरी r है तो इस बेलन का ये त्रिज्या भी r होगा, और मान लीजिए कि इस बेलन की जो लंबाई है गसियन सतह की वो कितनी है, l। समझ में आ रहा है बात? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे गसियन सतह के बारे में भाई, क्या कि एक गसियन सतह माना, कैसा, तो एक गसियन सतह जो बेलनाकार है, जो बेलनाकार है कि त्रिज्या r तथा लंबाई कितनी, तथा लंबाई l माना। एक गसियन सतह सबसे पहले मान लिए। अब गसियन सतह के बारे में ये चीज पता है क्या, कि ये चारों तरफ से बंद है, ये एरिया क्या है, बंद है, इधर भी ये क्या है, बंद। अब देखो कि इसमें तीन सतह, जैसे ही बेलन मानेंगे तो उसमें कितने सतह, तीन। एक ऊपर का ढक्कन जो प्लेन रहेगा, एक नीचे का ढक्कन जो, और एक चारों तरफ का ये कर्व सरफेस रहेगा जो वक्र सतह रहेगा। तीनों के कारण हमको क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो एरिया वेक्टर का अगर बात करो तो एरिया वेक्टर में क्या बोला हूं, हमेशा परपेंडिकुलर किधर की तरफ, बाहर की तरफ। अच्छा ये बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा किधर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा कि नहीं। और इस ढक्कन पे अगर आप एरिया वेक्टर लेंगे तो एरिया वेक्टर किधर लेंगे, परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, ऐसा। दोनों के बीच का एंगल देखिए, यहाँ थीटा बराबर कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। इस सतह का नाम रख लो कि इस सतह का नाम था पहला सतह, ठीक है। नीचे वाला सतह देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ, और एरिया वेक्टर भी किधर आएगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। दोनों के बीच का एंगल यहाँ भी कितना, लेकिन अगर इस वक्र सतह पर देखोगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो बाहर की तरफ है, लेकिन एरिया वेक्टर जो ds है ये भी क्या, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, और यहाँ पर थीटा बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर पहले सतह के कारण तुम विद्युत फ्लक्स निकालोगे, ठीक ना, पहले सतह के कारण फ्लक्स, पहले सतह के कारण जब आप फ्लक्स निकालिएगा, फ्लक्स φ1 बराबर क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन E डॉट ds लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, यही फ्लक्स का परिभाषा है। E डॉट ds लिखिएगा तो इंटीग्रेशन E ds cos थीटा लिखिएगा, और थीटा के जगह पर कितना है, 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरी कहानी कितनी हो जाएगी, कोई दिक्कत। पहले सतह के कारण फ्लक्स कितना आ गया, 0। देखो अगर दूसरे सतह के कारण बात करेंगे तो दूसरे सतह के कारण भी अगर तुम बात करोगे तो दूसरे सतह के कारण जो तुम्हारा फ्लक्स होगा, दूसरे सतह के कारण जो फ्लक्स होगा, दूसरे सतह के कारण जो तुम्हारा फ्लक्स होगा, इसको क्या बोलो, φ2। और φ2 बराबर भी क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन E डॉट ds, और इसको भी कितना लिखोगे, इंटीग्रेशन E ds cos, और थीटा कितना है यहाँ 90 डिग्री, यानी कि फ्लक्स 2 भी जो आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। तीसरे सतह के कारण, तीसरे सतह के कारण जब तुम फ्लक्स निकालोगे, तीसरे सतह के कारण जब तुम फ्लक्स निकालोगे तो तीसरे सतह के कारण जो फ्लक्स आएगा दोस्त, इसको अगर मैं बोल दूं φ3, तो φ3 इक्वल टू भी लिखोगे इंटीग्रेशन कितना, E डॉट ds, E डॉट ds को कितना लिखोगे, इंटीग्रेशन E ds cos कितना डिग्री, 0 डिग्री। क्यों कि देखो जो तीसरे सतह के कारण जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तीसरा सतह वक्र सतह है आपका। अब जैसे ही 0 डिग्री होगा तो ये आ जाएगा कितना आपका, इंटीग्रेशन E ds, क्यों कि cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1। ये φ3 आ गया। अब देखो कि अगर बात किया जाए कुल फ्लक्स का, है ना, तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, तो जैसे ही तुम बात करोगे किस चीज का, कुल फ्लक्स का, जैसे ही तुम बात करोगे कुल फ्लक्स का, तो कुल फ्लक्स जो आ जाएगा तुम्हारा
कुल फ्लक्स फाई बराबर जो हो जाएगा वो कितना, φ1 प्लस φ2 प्लस स्केलर है, सीधे सीधे जोड़ देंगे तो φ1 कितना आया, φ2 कितना आया और φ3 कितना आया, इंटीग्रेशन ई डी एस। ठीक ना, इंटीग्रेशन ई डी एस। अच्छा नहीं लग रहा है, कितना आया है, इंटीग्रेशन ई डी एस, यानी कि टोटल फ्लक्स फाई बराबर जो आ गया वो कितना आ गया, इंटीग्रेशन ई डी एस। ये चीज फ्लक्स निकल गया। अब हमको क्या करना है, गॉस थ्योरम लगाना है, फ्लक्स पता चल गया तो अब गॉस का प्रमेय ये कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है, ठीक ना, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से हम लोगों को ये बात का पता चलता है, गॉस के प्रमेय से इस बात का पता चलता है कि जो फाई बराबर होता है ये क्या होता है, क्यू इनसाइड और बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने फ्लक्स निकाला है कि फ्लक्स जो होगा वो कितना होगा, इंटीग्रेशन ई डी एस, और ई डी एस बराबर कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड और बट्टा कितना, एप्सिलॉन नॉट। तुम देखो कि जो फ्लक्स हो रहा है वो इस वक्र सतह के कारण केवल फ्लक्स हो रहा है, और इस वक्र सतह की दूरी इस चालक से, इस आवेश से हमेशा कैसा है, एक समान है। तो एक समान है मतलब इस वक्र सतह पर कहीं भी अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो कैसा निकलेगा, एक समान निकलेगा। एक समान मतलब कांस्टेंट हुआ, कांस्टेंट हुआ तो बाहर निकल जाएगा, है ना। तो लिखिएगा क्या, लिखिएगा क्या कि चूंकि, चूंकि है क्या भाई यहाँ, तो चूंकि, चूंकि, चूंकि आवेश से, चूंकि आवेश से गसियन सतह, गसियन सतह हमेशा एक समान दूरी रखती है, हमेशा एक समान दूरी रखती है। तो जब एक समान दूरी रखती है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, एक समान दूरी रखती है, अतः गसियन सतह के किसी भी बिंदु पर, अतः गसियन सतह के किसी भी बिंदु पर क्या होगा, ई का मान, किसी भी बिंदु पर ई का मान नियत रहेगा, है ना। किसी भी बिंदु पर ई का मान क्या होगा, नियत रहेगा। तो जब ई का मान नियत रहेगा भाई, तो ई का मान नियत रहेगा तो ई इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इसका मतलब, अच्छा ये उल्टा लिखा गया नहीं, ऐसा, ठीक है। अब देखिए कि ई का मान जब नियत रहेगा तो इंटीग्रेशन में आप क्या करिएगा, ई को बाहर निकालिएगा, इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड और बट्टा कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कि इंटीग्रेशन डी एस जो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कि इंटीग्रेशन डी एस जो होगा वो गसियन सतह का, वो गसियन सतह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये तो अब बताना नहीं पड़ेगा, गसियन सतह के, गसियन सतह के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, गसियन सतह के वक्र पृष्ठ, गसियन सतह के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटीग्रेशन डीएस आएगा आपका, अब देखिए ये गसियन सतह जो है, इस गसियन सतह की लंबाई है एल और त्रिज्या है स्मॉल आर, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2πr_l, है ना। इसका मतलब ये जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2πr_l के बराबर में। लेकिन जरा सा ध्यान से देखना कि दूसरी बात ये कि Q इनसाइड द गसियन सरफेस का अगर तुम बात करोगे तो क्या गसियन सतह के अंदर किसी भी तरह का आवेश है, सारा आवेश तो सतह पर है, गसियन सतह उसके अंदर है, गसियन सतह के अंदर कोई आवेश, तो जब गसियन सतह के अंदर में कोई आवेश नहीं है इसका मतलब Q इनसाइड कितना हो गया, इस दोनों का मान जब तुम इसमें रखोगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा कितना, आ जाएगा तुम्हारा E के जगह पर E ही रहने दो, ds के जगह पर 2πr_l कर दो, Q इनसाइड 0/एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो E बराबर जो आ जाएगा 0/एप्सिलॉन नॉट इंटू 2πr_l, यानी कि E बराबर कितना आ जाएगा, अंदर में किसी तरह के विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आवेश ही नहीं है। अंदर जब आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र कहाँ से होगा,
समझ में आ रहा है बात? अब इसमें दूसरा केस निकल के आएगा क्या, कि सतह पर हम लोग बात करेंगे, है ना, बेलन के सतह पर। तो अगर दूसरा केस में आप बात करिएगा, सुनिए ध्यान से, केस 2 में अगर आप बात करिएगा कहाँ पे, सतह पर, तो देखिए सतह पर जो है तो आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए कि अपने पास सीन क्या थी, सीन थी क्या, कि एक अनंत लंबाई का आवेशित बेलन था, एक अनंत लंबाई का अपने पास क्या था, आवेशित बेलन था। इस बेलन पर आवेश इसके सतह पर था, चाहे वो सतह था, सतह के लिए अलग अलग केसेस थे हमारे पास। इस बेलन के सतह पर आवेश था और इसके सतह पर ही हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसका मतलब कि इस बार जो है जो पॉइंट P होगा वो इस बेलन के सतह पर ही होगा। आप ध्यान से देखिए कि ये आपका अक्ष है बेलन का, और इस बेलन के अक्ष के सतह पर ही इस बार हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट P को रखना है। तो देखो जब पॉइंट P को हम इसके सतह पर रखेंगे तो पॉइंट P यहाँ कहीं होगा, होगा कि नहीं। अब इस बार जो हम गसियन सतह बनाएंगे तो ये गसियन सतह यही बेलन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट P से गुजरना चाहिए और इसके अबाउट सिमेट्रिक भी रहना चाहिए। तो यही सतह जो है, यही सतह जो है आपका क्या हो जाएगा, गसियन सतह हो जाएगा। अब जब यही सतह भाई गसियन सतह हो जाएगा तो फिर से हमारे पास वही काम करने को, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से बाहर के तरफ निकलेगा और एरिया वेक्टर यहाँ से परपेंडिकुलर बाहर के तरफ निकलेगा, थीटा बराबर यहाँ कितना, 90 डिग्री। अगर यहाँ पर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ निकलेगा और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर के तरफ होगा, यहाँ भी थीटा बराबर कितना, 90 डिग्री। और अगर यहाँ देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर के तरफ निकलेगा और एरिया वेक्टर भी किधर निकलेगा, बाहर के तरफ, यहाँ पर जो थीटा बराबर हो जाएगा कितना, 0 डिग्री। अब फिर से आप क्या करिए, इस सतह को मान लीजिए क्या, पहला सतह, इस सतह को मान लीजिए क्या, दूसरा सतह, और इस सतह को मान लीजिए क्या, तीसरा सतह। पहले सतह के कारण अगर आप फ्लक्स φ1 लिखिएगा तो φ1 कितना लिखिएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस लिखिएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कितना, ई डी एस कॉस कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसका मतलब जो φ1 निकल के आएगा वो कितना, 0। अगर दूसरे सतह के कारण अब फ्लक्स लिखिएगा φ2, तो φ2 बराबर जो लिखिएगा ये भी कितना लिखिएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस का मतलब कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस कितना, कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब φ2 बराबर कितना हो जाएगा, पिछले वाले कहानी के जैसे। अगर तीसरे सतह के कारण आप फ्लक्स लिखिएगा φ3, तो φ3 बराबर जो लिखिएगा वो लिखिएगा कितना, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और ई डॉट डी एस लिखिएगा तो ये हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस कितना डिग्री, 0 डिग्री, क्योंकि तीसरा सतह के कारण जो थीटा बन रहा है वो कितना, 0 डिग्री। तो जो φ3 निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ई डी एस, है ना। क्या हुआ यहाँ 0, अच्छा, ये कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कि φ1 φ2 φ3 निकल गया। अगर आप टोटल फ्लक्स का बात करेंगे, अगर आप कुल फ्लक्स का बात करेंगे कि कुल फ्लक्स कितना होगा, तो कुल फ्लक्स का बात करेंगे तो कुल फ्लक्स फाई बराबर जो आप लिखिएगा वो कितना लिखिएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, है ना। तो φ1 कितना है, φ2 कितना है, और φ3 कितना है, इंटीग्रेशन ई डी एस, यानी कि टोटल फ्लक्स हो जाएगा कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब गॉस थ्योरम कहता है ना। अब गॉस थ्योरम कहता है क्या, गॉस के प्रमेय से, गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि भाई जो टोटल फ्लक्स होता है वो क्यू इनसाइड और बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। फाई का वैल्यू निकाले हैं कितना, इंटीग्रेशन ई डी एस, और ये कितना, क्यू इनसाइड हो जाएगा कि अंदर कितना आवेश है और नीचे कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ध्यान से, फिर वही कहानी क्या, कि गसियन सतह आवेश से हमेशा एक जैसी दूरी रखती है। तो गसियन सतह जब आवेश से हमेशा एक जैसी दूरी रखती है तो ई का मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो जब ई का मान कांस्टेंट हो जाएगा, अच्छा इसको एगो ट्रायल लेते हैं कि यही चीज़ कॉपी हो पाएगा कि नहीं, 1 मिनट का टाइम दो बस।
हाँ तो पेज ऐड हो रहा है। नहीं आ रहा है, छोड़ो हटाओ। अच्छा ये पेज ही कॉपी हो गया पूरा। चलिए देखिए, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से यहाँ पर मैं एक शब्द में लिख दे रहा हूँ क्या, कि ई का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक ना, ई का मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब जब ई का मान नियत होगा भाई, तो ई का मान जब नियत होगा तो तुम क्या करोगे, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये ई बाहर आएगा और हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कि अगर यहाँ पर हम लोग बात करें इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का, अगर बात करिए इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का, तो देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस फिर से वक्र सतह के क्षेत्रफल के बराबर में हो जाएगा। और इस बार वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, 2πr, और इसका लंबाई कितना, l। मान लीजिए कि ये जो गसियन सतह है ये तो है अनंत लंबाई का, लेकिन ये गसियन सतह जो मान लीजिए ये है कितने लंबाई का, l लंबाई का। ठीक है, गसियन सतह। अब देखो कि सतह पर आवेश है, तो जब लाइन पर आवेश रहता था तो रैखिक आवेश घनत्व तो मानते थे आप। सतह पर आवेश है तो सतहीय आवेश घनत्व तो मानिएगा कितना, सिग्मा, है ना। इसका सतहीय आवेश कितना दिया होता है, घनत्व सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू क्या लिखते थे, चार्ज पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो आवेश का परिमाण होता था ये। अब देखो आ जाओ यहाँ पर कि जब ये 2πrl के बराबर में हो जाएगा, एक चीज ये आया। दूसरा बात कि क्यू इनसाइड कितना होगा, तो क्यू इनसाइड कितना होगा ये हमको पता नहीं है। क्यू इनसाइड कितना होगा जो हमको पता नहीं है, क्यों कि ये जो है वो अनंत लंबाई का, ये क्या हो रहा है पेज बदलने से, इधर तक ठीक है। देखिए कि अनंत तक है ये, अनंत पर आवेश जो भी है वो हमको पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इसका जो आवेश घनत्व है ये कितना है, सिग्मा है। तो क्यू इनसाइड कितना होगा जो ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये देखो कि इस बेलन पर तुमको जितना भी आवेश दिख रहा है वो तो सारा सतह के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इस बार सतह जो है वो क्या बन गया है, गसियन सतह बन गया है। तो जितने भी आवेश हैं वो सारे कहाँ, सतह के अंदर हैं। अब जब सतह के अंदर हैं, तो सतह के अंदर हैं तो क्यू इनसाइड बराबर हमको पता नहीं है, लेकिन आवेश घनत्व का परिभाषा से ये कहता है क्या, सतहीय आवेश घनत्व का परिभाषा ये कहता है आपको क्या, कि सतहीय आवेश घनत्व के परिभाषा से ये आपको ये पता चलता है कि आवेश घनत्व सिग्मा बराबर कितना लिखते हैं, क्यू बाय ए, है ना। अब देखो कि क्यू इनसाइड हमको कितना है ये पता नहीं है, क्यू इनसाइड कितना है ये पता नहीं है, लेकिन गसियन सतह का जो क्षेत्रफल है ये हमको पता है कितना, 2πrl, कैपिटल आर है, 2πrl सतह पर इतना है। तो यहाँ से देखो कि अगर तुमको क्यू इनसाइड लिखना है, तो क्यू इनसाइड लिखना है तो सिग्मा टाइम्स 2πrl लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 2πrl को इधर लेके आ गए तो सिग्मा टाइम्स 2πrl हो जाएगा। अब इस दोनों मान को क्या करो, उसमें पुट कर दो, है ना। तो जब इसमें इस दोनों वैल्यू को आप पुट कर देंगे, पेज आगे पीछे हो गया है थोड़ा, नहीं अच्छा सेम ही चीज़ है, क्लोन हो गया वहां से, छोड़ देना एक साइड, है ना, दोनों एक ही चीज़ है। चलिए ये एक्स्ट्रा हो गया, इसको मिटा के काम कर लेते हैं ना क्या। चलिए देखिए अब क्या है भाई कि ईडीएस का वैल्यू तुम पुट करोगे तो ई के जगह पर तो हमको कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर अपने पास है कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस है, और इक्वल टू कितना है, क्यू इनसाइड बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कि ई इंटू इंटीग्रेशन डीएस के जगह पर कितना रखिएगा, इंटीग्रेशन डीएस जगह पर रखिएगा कितना, 2πrl, और इक्वल टू क्यू इनसाइड आया है सिग्मा टाइम्स कितना, 2πrl, और नीचे कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कि E इक्वल टू जो निकल के आएगा यहाँ से सिग्मा इंटू 2πrl, ठीक ना, सिग्मा इंटू 2πrl बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये यहाँ से आएगा डिवाइड में तो कितना हो जाएगा, 1/2πrl, 2πrl से 2πrl कैंसिल हो जाएगा, और E इक्वल टू कितना बचेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये चीज हो गया कि सरफेस पर इतना रहेगा, ठीक ना। अब दूसरा चीज कि अगर आप सरफेस से दूर जाएंगे तब क्या होगा, है ना।
तो सरफेस से दूर जब जाएंगे तो तीसरा केस आप ध्यान दीजिएगा कि तीसरा केस में जो आएगा वो तीसरा केस में आएगा क्या कि सतह से बाहर, ठीक ना। केस 3 लीजिए, केस 3 में कहाँ लेंगे, सतह से बाहर। तो जब सतह से बाहर का बात करोगे तो सतह से बाहर के केस में देखो क्या होगा कि वही एक अनंत लंबाई का अपने पास क्या है, सिलेंडर है। अनंत लंबाई का सिलेंडर लेंगे, अनंत लंबाई के सिलेंडर में सतह से बाहर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आपके अनंत लंबाई का जो है तो सिलेंडर है जिसके सतह पर आवेश है। कितना आवेश है जो हमको पता नहीं है, लेकिन इसका रैखिक आवेश सतहीय आवेश घनत्व जो है ये आपको क्या है पता है कि सतहीय आवेश घनत्व इसका कितना है, सिग्मा। ये मान लीजिए कि इसका एक्सिस, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से इस पर हमको गिवन है क्या कि इस पे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। अब हमको एक पॉइंट पी ऐसा लेना है जो इसके सतह से क्या हो, बाहर हो। तो जब इसके सतह से बाहर हम लोग बात करेंगे, जब इसके सतह से हम लोग बाहर बात करेंगे तो निश्चित रूप से इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है तो स्मॉल आर जो है कैपिटल आर से क्या होगा, छोटा कि बड़ा, बड़ा होगा, ठीक ना। तो जब बड़ा होगा तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से इस बार जो ये पॉइंट आप स्मॉल आर लिए हैं पी पॉइंट, ये पी पॉइंट में क्या है कि भाई जो स्मॉल आर है वो ग्रेटर देन क्या है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। अब फिर से क्या करना है, एक गसियन सतह का चुनाव करना है। तो गसियन सतह के बारे में अभी तक क्या पढ़े हैं कि जो गसियन सतह होना चाहिए वो पॉइंट पी से होकर के गुजरना चाहिए। तो सिलेंडर के सममित एक सिलेंडर ही बनेगा, सिलेंडर के सममित एक सिलेंडर ही बनेगा। गसियन सतह आपका हो जाएगा कुछ ऐसा जो सिलेंडर ही रहेगा, और इस सिलेंडर का त्रिज्या हो जाएगा कितना, स्मॉल आर, और इस सिलेंडर का जो है तो जो लंबाई हो जाएगा इसको आप मान लीजिए कितना, एल, और इसका जो ये त्रिज्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, स्मॉल आर के बराबर में, ठीक है। अब देखिएगा तो अब अगर यहाँ से आप बात करिए तो ये बन गया आपका क्या, गसियन सतह। अब देखिए कि ये गसियन सतह चारों तरफ से बंद भी है ना, चारों तरफ से बंद भी है, आवेश के अबाउट सिमेट्रिक भी है, और उस पॉइंट से भी पास कर रहा है जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। फिर से वही कहानी क्या कि एरिया वेक्टर लेंगे, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर के तरफ, यहाँ भी थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर के तरफ, बाहर के तरफ, और एरिया वेक्टर भी किधर के तरफ, बाहर के तरफ। यहाँ भी जो थीटा आ जाएगा वो कितना, 90 डिग्री। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर के तरफ होगा लेकिन एरिया वेक्टर भी किधर होगा, परपेंडिकुलर बाहर के तरफ ही, और यहाँ थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक ना। फिर से क्या आएगा, वही φ1 बराबर कितना, φ2 बराबर कितना, लेकिन φ3 जो आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में। तो अगर फाई टोटल का बात करेंगे तो ये कितना होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, और यहाँ से भी टोटल फ्लक्स जो निकल के आता है वो कितना आता है, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में, ठीक है। अब देखो कि जब ई डी एस के बराबर में आया, जब ई डी एस के बराबर में आया तो हमको देखना ये चीज़ है कि ई डी एस के बराबर में आया तो अब गॉस लॉ लगाएंगे। गॉस लॉ लगाएंगे तो गॉस का प्रमेय क्या कहता है भाई, अब गॉस का प्रमेय कहता है, गॉस का प्रमेय कहता है ये कि गॉस का प्रमेय कहता है ये कि जो टोटल फ्लक्स होगा आपका वो क्या होता है, क्यू इनसाइड और बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स कितना आया है, इंटीग्रेशन ई डी एस के बराबर में, और ये कितना होगा, क्यू इनसाइड बट्टा एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। देखो ई का मान क्या होगा, नियत होगा। तो जब ई का मान नियत होगा हर जगह पे, तो ई का मान जब हर जगह पे नियत होगा तो भाई इंटीग्रेशन से ई क्या आ जाएगा, बाहर, और ई टाइम्स इंटीग्रेशन डी एस इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना, क्यू इनसाइड और बाई कितना, एप्सिलॉन नॉट। देखिए अब फिर से हमको इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का पता करना है और क्यू इनसाइड कितना है ये पता करना। तो हमको क्यू इनसाइड कितना एग्जैक्टली जो हमको पता नहीं है। तो जब क्यू इनसाइड पता नहीं है लेकिन इसका ये तो पता है कि इसका जो चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। तो जब चार्ज डेंसिटी भाई सिग्मा दिया है तो एक चीज देखो कि इस एल लेंथ में गॉसियन सतह के अंदर का लंबाई कितना है, एल है, और इस एल लेंथ में कितना आवेश होगा ये हम निकालने का प्रयास करेंगे। तो इस एल लेंथ का जो एरिया है वो एरिया कितना होगा, 2πRL। तो 2πRL अगर होगा तो तुम यहाँ से देखो कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ ds का बात करिए, यहाँ से अगर आप बात करिए इंटीग्रेशन ऑफ ds का,
तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो आएगा, ये इस बार जो आपने सतह लिया है वो सतह लिया है कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। ये डीएस तो गसियन सतह का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो गसियन सतह का क्षेत्रफल के वक्र पृष्ठ में जो आप लीजिएगा वो क्या होगा, गसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। और गसियन सतह का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो कितना, गसियन सतह का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा आपका बराबर में कितना, 2 पाई स्मॉल आर और एल के बराबर में। लेकिन ध्यान दीजिए ये कि अगर हम लोग बात करें किस चीज का, क्यू इनसाइड का, तो आप सिग्मा बराबर जानते हैं क्या, कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू इनसाइड बट्टा एरिया, है ना। तो एरिया किसका देखेंगे, अंदर वाले सिलेंडर का देखेंगे। तो अंदर वाले सिलेंडर का जो एरिया है वो कितना है, 2 पाई कैपिटल आर और एल। यहां से निकल के आएगा क्यू इनसाइड, ये क्यू इनसाइड कितना निकल के आएगा, सिग्मा टाइम्स 2 पाई आर एल के बराबर में। अब देखो कि इस दोनों का वैल्यू जब रखोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, ई इंटू कितना हो जाएगा, ई इंटू डी एस के जगह पर 2 पाई आर एल, ठीक ना, स्मॉल आर एल 2 पाई आर एल, और क्यू इनसाइड के जगह पर जो आया है आपका सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर एल, और नीचे जो है वो नीचे आ रहा है कितना, एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखिएगा तो आपका बहुत सारा टर्म यहाँ कैंसिल हो रहा है, जैसे एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, है ना। बच क्या रहा है खाली इधर, ई इक्वल टू बचेगा कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर। आप अपने डीपीपी में क्या, अच्छा कैपिटल आर भी है, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये ऐसा, ठीक है। अब देखो कि जो तुम्हारा बेलन दिया हुआ है उस बेलन का त्रिज्या तो फिक्स है, जो बेलन दिया हुआ है कैपिटल आर क्या है, फिक्स कांस्टेंट। इसके बाद देखिए सिग्मा का वैल्यू कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कांस्टेंट। तो आप यहाँ से देखिए कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर है। ये आपके डीपीपी का एक क्वेश्चन था, है ना, कि आवेशित बेलन के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, और ऐसा ऐसा 4 ऑप्शन दिया हुआ था। स्मॉल आर कांस्टेंट नहीं है, क्यों कि ये जो पॉइंट आपने बाहर लिया है ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, वहां भी हो सकता। तो आर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, दूर जाते जाएंगे, आवेश क्या होता जाएगा, घटता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा। समझ में आ रहा है आर के बढ़ने से। तो ये स्मॉल आर का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। स्मॉल आर हमको बाहर लेना है, तो बाहर ठीक बाहर भी हो सकता है या बहुत दूर बाहर भी हो सकता है। तो ये आर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। अब देखो कि तुमको कोई आदमी कह दे क्या कि इस तीनों केस को हमको एक ग्राफ में तुम करके दिखाओ, ठीक ना। तो इस बेलन के लिए जो है तो हम लोग बात करेंगे क्या, ई तथा आर के बीच ग्राफीय संबंध, ठीक ना। अगर आप बात करेंगे ग्राफीय संबंध का कैसा है, देखिए ध्यान दीजिए, एक एक्सिस बनाएंगे जिस एक्सिस पर हम लोग रखेंगे किस चीज को, एक एक्सिस बनाएंगे जिस पर हम लोग रखेंगे आर को, और एक एक्सिस बनाएंगे जिस पर हम लोग रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। तो ये रहा आर का, और यहाँ से एक और बना लो जो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब देखो कि बेलन जो हम लोग रखने वाले हैं अपना बेलन, ये बेलन का ऐसा कुछ रखेंगे कि इसका अक्ष जो रहे ये बन जाए, ऐसा कुछ है बेलन। थोड़ा और बड़ा रखते हैं, छोटा ही रखो। हम्म, देखिए ये है बेलन आपका, ये बेलन है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बेलन का जो त्रिज्या हमने माना है वो कितना माना है, कैपिटल आर माना है। इसका मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा ये 0 हुआ, ये कैपिटल आर हुआ, और यहाँ से मेरा आर क्या होता जा रहा है, बढ़ता। तो तुम देखो कि जब हम इस पोर्शन में रह रहे हैं आर से कम और ओरिजिन तक में, तो बेलन के अंदर रह रहे हैं, और बेलन के अंदर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी पर ही है, 0 पर ही है। तो बेलन के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 का मतलब ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला,
जैसे ही बेलन के सतह पर आए हैं, जैसे ही बेलन के सतह पर आए हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक ना, क्यों कि आप दोनों चीज में कंपेयर करिए। ये देखिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट तो है, तो ये दोनों बराबर कर लेगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखो कि कैपिटल आर छोटा है और स्मॉल आर क्या है, बड़ा है। तो छोटा में अगर बड़ा से भाग देंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो अंदर जीरो ही था। सतह पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था जो सबसे बड़ा था, और सतह से बाहर आए तो ये क्या हो गया, छोटा हो गया। इसका मतलब सतह पर क्या होगा, अधिकतम होगा, है ना। तो जब सतह पर अधिकतम होगा तो सतह पर अधिकतम ये पोजीशन मान लिए, और इसके बाद आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है, ई का वैल्यू क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, और अनंत पे जाके ऐसा लगेगा क्या कि कितना हो गया, जीरो। तो इस एक्सिस पर हमने माना है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इस एक्सिस पर हमने माना है किसको, आर को। सतह के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, जीरो। जैसे ही सतह पर आए ये मैक्सिमम हो गया, और ये जो मैक्सिमम हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर में। और यहाँ पर जैसे जैसे आप बढ़ते जाइएगा ये प्रोपोर्शनल टू 1/r में क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। बात समझ में आ रहा है। देखो सतह के अंदर ई इनसाइड जो था वो ई इनसाइड कितना था, जीरो। ई एट सरफेस जो था वो ई एट सरफेस जो था वो था कितना भाई, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और ई आउटसाइड जो देख रहे हो, जो ई आउटसाइड देख रहे हो, ये ई आउटसाइड कितना, सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट आर। सतह के बाहर के लिए यहाँ पर ई इनसाइड के लिए स्मॉल आर छोटा था, कैपिटल आर बड़ा था। यहाँ के लिए दोनों जो है क्या हो गया, बराबर। और यहाँ के लिए स्मॉल आर बड़ा हो गया, कैपिटल आर छोटा हो गया। तो आप ऐसे ही देखिए इसमें ये दोनों बराबर है और इसमें ये दोनों क्या है, छोटा। तो अगर हम इसमें भी चाहें, अगर मान लो एक सेकंड के लिए कि आर बाई आर लिख दें, तो ये तो वन ही ना रहेगा, ये वन ही रहेगा। वन से मल्टीप्लाई करेंगे नो चेंज। लेकिन इसमें कैपिटल आर बड़ा है, तो इसमें जो ये आर बाई आर है ये लेस देन वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। छोटे नंबर में बड़े नंबर से भाग करें लेस देन वन होगा, और लेस देन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है ई एट सरफेस ये क्या है, ये मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम है। और ये ई इनसाइड जो है ये क्या है, मिनिमम है, जीरो। क्यों कि इनफाइनाइट पे जाके भी एग्जैक्ट जीरो नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट जीरो हुआ है। एग्जैक्ट जीरो कहाँ है, सरफेस के अंदर। क्यों है सरफेस के अंदर जीरो, क्यों कि सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं था। सरफेस के अंदर जब कोई चार्ज नहीं था तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो होगा। ये था पूरा का पूरा बेलन के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालिसिस। आपको समझ में आया होगा। हर जगह क्या करना है, गसियन सतह लेना है। गसियन सतह में तुमको तीन सतह दिखेगा, दो फ्लैट सरफेस, थीटा 90 डिग्री वहां बन जाएगा, फ्लक्स कितना, जीरो। एक कर्व सरफेस दिखेगा, उसके कारण दिखेगा, तो कर्व सरफेस के कारण कितना फ्लक्स होगा, ईडीएस के बराबर में, इंटीग्रेशन ईडीएस। और गॉस लॉ लगा दोगे, इंटीग्रेशन ईडीएस कर्व सरफेस एरिया के बराबर में करोगे, सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। सिमेट्रिक रहने का केवल एक ये फायदा हो रहा है क्या, कि हर जगह तुम देखो कि सिमेट्रिक है, इसीलिए जो है सो ई का मान क्या है, हर जगह नियत है। अगर सिमेट्रिक नहीं होता, मान लीजिए कि इस सिलेंडर को, इस गसियन सतह को हम इधर से धक्का देके पिचका देते, तो इधर जगह ये कम होता, दूरी कम होता, और इधर दूरी क्या होता, तो दूरी कम अधिक होने के कारण क्या होता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह अलग अलग होती, अलग अलग होती, तो आप बाहर नहीं निकाल पाते, तब आपके लिए गॉस लॉ उपयोगी नहीं होता। तो गॉस लॉ एप्लीकेबल हर जगह है, लेकिन उपयोगी तुम्हारे लिए तभी है जब गसियन सतह कैसा हो, सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक इसीलिए लिया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट हो जाए और उसको हम क्या करें, बाहर निकाल लें। बात समझ में आ रही है। तो इतना आप लोग पढ़ के आइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। गॉस लॉ से ध्यान रखिएगा, या तो डायरेक्ट गॉस लॉ पूछता है परीक्षा में, नहीं तो गॉस लॉ का आज तीसरा एप्लीकेशन पढ़ाया हूँ, 2 एप्लीकेशन और पढ़ाना है मेरे को। इस 5 एप्लीकेशन में कोई एक एप्लीकेशन पूछ देता है, जिसमें कल जो पढ़ाया था इनफाइनाइट रॉड वाला और ये वाला सिमिलर ही है। बस जब सतह ले ले, सॉलिड ले ले, तो सॉलिड में 3 पोर्शन हो जाता है, क्या, एक अंदर, एक सतह पर और एक बाहर। तो ये तीनों केस को आपको डील करना पड़ेगा, तब 5 नंबर मिलेगा, और बहुत टफ नहीं है। एक आ गया तो सारा केस आप डील कर लीजिएगा, है कि नहीं। बस गॉस लॉ का यूज करना सीखिए। तो सबसे पहले गसियन सतह का चुनाव करिए, कैसा हो, सिमेट्रिक हो, पी से पास करे, फ्लक्स निकालिए, गॉस लॉ लगाइए, एक लाइन में काम खत्म हो जाता है। ठीक ना, इतना ही कहानी है। इसको घर पे जाके
एक दो बार आप प्रैक्टिस करिए, और एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद जो है सो आप इसको करके आइएगा तो फिर अगले दिन हम आपको बताएंगे क्या। इसमें देखो कि जितना भी बेलन में हम बात किए थे, तो बेलन में कितने टर्म्स का बात किए थे? बेलन में बात किए थे क्या? खोखला चालक बेलन, ठोस चालक बेलन, या खोखला कुचालक बेलन का। अभी ठोस कुचालक बेलन इसमें नहीं है, जिसमें हर जगह पर चार्ज होता है, पूरे आयतन में आवेश भरा हुआ होता है, उसका चर्चा अभी नहीं किए हैं, वो अगले दिन आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इतना पढ़ के आइएगा तब वो समझ में आएगा। और आपको सीधा सीधा ये पता है कि कुचालक ठोस बेलन जो है उसमें आवेश आयतन के रूप में बना हुआ है, भरा हुआ है पूरा आयतन के रूप में, सतह पर नहीं है। तो आयतन के रूप में भरा हुआ है, तो रेखा पर रहता था तो रैखिक आवेश घनत्व पढ़ते थे, सतह पर है तो सतसीय आवेश घनत्व पढ़े हैं। अब आयतन में रहेगा, आयतनीय आवेश घनत्व पढ़ेंगे, रो इक्वल टू कितना, क्यू बाई भी पढ़े थे, है ना। तो ये सब पढ़ के आइएगा, और ये अगले दिन आपको बेलन के कारण बताएंगे, फिर होगा तो गोले के कारण बताएंगे। गोला में भी दो तरह का गोला होगा, एक खोखला गोला होगा, एक ठोस गोला होगा, है ना। तो इस सारे चीज को हम लोग पढ़ेंगे, अब हर जगह करते जाएंगे तो आपको हो जाएगा सारा एक ही जैसा टर्म। ठीक ना, तो इसको पढ़ के आइएगा, बहुत आसान है, आपसे बनेगा भी और समझ में भी आया होगा।